आज से सालों पहले अगर कोई मुझे ये कहता कि रोहित तेरे पास डब्ल्यूडब्ल्यू की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी भले ही खरीद के, तो ये बात को शायद मैं यकीन कर लेता। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहता कि सैमी जेन के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी डब्ल्यूडब्ल्यू की, तो शायद इस बात पर मुझे यकीन नहीं होता। बट नाइट ऑफ चैंपियंस में ये हो चुका है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट को। और फाइनली कितने टाइम के बाद जाके ऐसा लगा कि ये डरपोक डब्ल्यूडब्ल्यू, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जिगरा नहीं होता कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का, वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज शो पर करी है। तो बहुत ही डिटेल में हम नाइट ऑफ चैंपियंस को रिव्यू करने वाले हैं हर बार की तरह। और आप चेक कर लेना कि आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन हिट किया है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है, जैसे हमको पता था फर्स्ट आवर में डब्ल्यूडब्ल्यू किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग के जो फाइनल्स है उसको करने वाली है। तो सबसे पहला ही मैच जो शो पर था वो जे ऊसो वर्सेस ओबा फेमी के बीच में था। एक तगड़ा रिएक्शन जे ऊसो को सऊदी के क्राउड से मिलता है और सऊदी का क्राउड क्या, हर एक क्राउड से जे ऊसो को रिएक्शन बहुत अच्छा मिलता है। आज डब्ल्यूडब्ल्यू की कुछ माइक और साउंड की प्रॉब्लम थी। एक तो माइकल कोल की आवाज बहुत फट फट के आ रही थी कई बार। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है उनकी आवाज ज्यादा थी लेकिन उसका गेन बहुत कम था। इसकी वजह से शायद इतना हॉट क्राउड नहीं लगा पूरे ही शो पर, मैं बोलूंगा। जबकि बाद में उन्होंने उसको थोड़ा बहुत फिक्स भी कर दिया था। जे उसो आते हैं और एक बार की एंट्रेंस से काम नहीं चलेगा, वो रन इट बैक करके दोबारा से अपनी एंट्रेंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है ओबा फेमी की। उनके लिए एक 4K कैमरा लगा हुआ था और भाई एकदम एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट की तरह नजर आ रहे थे ओबा फेमी की। भाई पता नहीं ये तो आज क्या ही करने वाला है जे उसो के साथ। में मैच शुरू होता है तो ये ओबा फेमी स्टाइल टाइप का मैच मैं इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो रीसेंट मैचेस हुए हैं एनएक्सटी के मैच बहुत अलग थे ओबा फेमी के। अगर आपने सिर्फ मेन रोस्टर में देखा तो अब एनएक्सटी वाले मैचेस देख के बोलोगे कि अच्छा ओबा फेमी ऐसे भी रेसल कर सकता है। तो होता यह है कि जे उसो को इस मैच में थोड़ा मौका मिल जाता है। एकदम धूमधाम तरीके से मैच नहीं चलता। शुरू में जे उसो ने जो है रिंग पोस्ट पे ओबा फेमी को मारा था, आउटसाइड उन्होंने डाइव लगाई थी, एक बार फिनिशर भी उन्होंने एस्केप कर दिया था। 2 सुपर किक वो लगाते हैं, स्प्लैश वो लगाते हैं, उसके बाद भी ओबा फेमी ने किक आउट कर दिया। वहीं से पकड़ के वो चोक स्लैम भी लगा देते हैं। जे उसो ने उसके ऊपर किक आउट कर दिया। और जो बेस्ट मौका जे उसो के लिए बना था इस मैच में वो ये था, जे उसो ने 1 2 3 सुपर किक लगाई, उसके बाद कॉर्नर पे उन्होंने स्पीयर लगाया। अब मैं स्पीयर को हग नहीं बोलूंगा भाई, देखो, क्योंकि अभी थोड़ा जे उसो का मामला अलग चल रहा है। मुझे वो जो मामला चल रहा है वो सही लग रहा है, भले ही वो स्पीयर हग की तरह ही होते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उसके बाद वो फिर से एक और स्पीयर लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं, लेकिन पिन नहीं किया यहाँ पे जे उसो ने। मुझे लगा कि शायद वो पिन करना ही भूल गए। उसके बाद फिर वो दोबारा से स्प्लैश लगाने के लिए जाते हैं और इस बार जब उन्होंने पिन किया तो उस पर जो है किकआउट हो जाता है। फिर वो स्लीपर होल्ड में डालते हैं, क्योंकि यही वो मूव है जिसकी वजह से जे उसो ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। ओबा फेमी कहते हैं भाई ये तू क्या कर रहा है, वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कोई मौका नहीं दिया इस मैच में ओबा फेमी ने जे उसो को। उन्होंने अपने रनिंग अपर कट लगाया, उन्होंने उठा के पटका, अपना फिनिशर लगाया, पिन किया और इस मैच में ओबा फेमी जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो इस मैच से है वो ये है कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर नहीं आए थे। अब इसके पीछे कोई कुछ भी बोल रहे कि भाई ठीक है रॉ में आ जाएगा ब्रॉक लेसनर या ऐसे हो जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता भाई। ये एक पीएलई है, ये एक तरीके से जो पूरी स्टोरी चल रही है, तो हमारे पास सबसे हॉट टाइम होता है वो लोहे पे, गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने का ना, तो वैसा टाइम था। अब तुम सेम चीज मंडे नाइट रॉ में भी कर सकते हो। अब तुम ये बोल लो कि भाई ब्रॉक लेसनर सऊदी ट्रैवल नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, वो हम फैन है भाई, हम ये सब सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है कि ब्रॉक लेसनर नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं थे। इवन ब्रॉक लेसनर के आने के बाद भी ऐसा हो सकता था कि ओबा फेमी जीत जाए। वो हमने अलग अलग जो स्पेकुलेशन करी थी उसके बारे में, उसमें हमने अच्छे से बात करी थी। लेकिन आज ब्रॉक लेसनर शो पर नहीं थे, जो कि डिसअपॉइंटिंग बात थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मैच में ओबा फेमी जीत चुके हैं, उनके पास में क्राउन आ चुका है। और मैच के बाद वो एक प्रोमो भी कट करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि भाई अच्छा लग रहा है एक रूलर से किंग बनने के बाद। और जे उसो को लगा था कि बस वो एक आदमी के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, वो फेट के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, वो डेस्टिनी के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। अपने आप को बीस्ट स्लेयर भी बोलते हैं ओबा फेमी और कहते हैं कि अब वो बन चुके हैं किंग ऑफ द रिंग। तो अब सवाल यही है कि ओबा फेमी किसको पिक करने वाले हैं समर स्लैम के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा स्टोरी जो स्मैकडाउन में वैसी भी घुमाने की कोशिश करी थी कि जरूरी नहीं है कि ओबा फेमी रोमन रेंज को ही पिक करे। तो अभी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ओबा फेमी का वो डिसीजन क्या होता है। ओवरऑल सब कुछ चीजें अच्छी थी, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं लेके आई नाइट ऑफ चैंपियंस में, जो कि ओनली डिसअपॉइंटमेंट है इस फर्स्ट मैच से। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है और ये क्वीन ऑफ द रिंग के लिए था, लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच में। और एक तरीके से मैच के स्टार्टिंग में ही हम सबको पता चल गया था कि इस मैच में
ईओ स्काई ही जीतने वाली हैं। वैसे तो ईओ स्काई को ही जीतना था, तो शुरुआत में डैनहाउजन ने आके जो है यू आर कर्स करके बोल दिया लिव मॉर्गन को, जिसके बाद फिर उन्होंने थप्पड़ भी बजा दिया था और वहां से फिर क्लियर ही हो गया था। शुरू में लिव मॉर्गन ने पूरे हील की तरह एक्ट किया इस मैच में, थ्री अमीगोज उन्होंने लगाया, फिर ईओ स्काई का कमबैक होता है और उनका वो जो ये वाला इमोट है ना अपना भाई, वो बहुत ज़्यादा क्राउड के साथ कनेक्ट करता है जितनी बार भी वो उसको हिट करती हैं। आउटसाइड एक स्प्रिंग बोर्ड मून सॉल्ट उन्होंने लगाया, इसके बाद वो अपने मून सॉल्ट के लिए भी जाती हैं, लेकिन लिव मॉर्गन ने धक्का दे दिया ईओ स्काई को, जिसकी वजह से उनका वो जो पैर है वो स्टील स्टेप्स पे जाके सीधा गिरता है और उसके बाद उन्होंने उस लेग को ही टारगेट करने की कोशिश करी, सबमिशन में लगाया, लेकिन एस्केप कर जाती हैं और एंड में जाके अपना मून सॉल्ट लगा के इस मैच में ईओ स्काई ने विक्ट्री अर्न कर ली और वो बन चुकी हैं क्वीन ऑफ द रिंग। और मैच के बाद उन्होंने बता भी दिया कि वो लिव मॉर्गन को ही फेस करना चाहती हैं समर स्लैम में, तो यानी कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो मैच है समर स्लैम में ईओ स्काई का, वो होगा अगेंस्ट लिव मॉर्गन। इसके बाद नेक्स्ट शो पर मैच आता है स्टील केज मैच, और भाई साहब इस मैच की कितनी तारीफ की जाए, कितनी तारीफ की जाए, कितनी तारीफ की जाए, शब्दों की कमी पड़ जाएगी मेरे पास। और जब मैं कहता हूं कि ब्रॉन ब्रेकर के पास वो सारे फैक्टर्स हैं टू बी नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू का वो बड़ा सुपरस्टार, तो वो ये मैच में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो उससे पता चल जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ रेसलिंग मैच की बात नहीं हो रही, ये बात ध्यान से सुनना, जिस तरीके से केमिस्ट्री चल रही थी, जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही थी, मैं आपको पॉइंट मेंशन करके बताऊंगा कि देखो ये चीज उन्होंने दिखाई जो कि इनको अलग बनाती है बाकी किसी भी और स्टोरी लाइन से। तो स्टील केज मैच ये था, सबसे पहले सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस ने अपने फैंसी गियर्स पहनना बिल्कुल ही बंद कर दिया, वो ब्लैक ही पहन के आते हैं, उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत वो ऐसे कभी शोल्डर पे, ऐसे आज उनका थोड़े उठे उठे से शोल्डर थे, वैसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़्यादा बिल्कुल रंग बिरंगा सेथ रॉलिंस ने आना बंद कर दिया और तैयारी के साथ पहले ही आए थे सेथ रॉलिंस। उन्होंने कहा भैया पहले बाद में तो बाहर निकलूंगा नहीं स्टील केज से। उन्होंने कैंडो स्टिक, उन्होंने चेयर्स और उन्होंने टेबल्स वो सब कुछ डालने शुरू कर दिए और चेयर लगा के मस्त बैठ गया सेथ रॉलिंस। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और इंटरेस्टिंग चीज, आज ब्रॉन ब्रेकर अकेले आए थे, उनके साथ पॉल हेमन नहीं थे, उनके साथ उनका कोई यार दोस्त नहीं था, ना विजन के बंदे थे। तो वो चीज देखते ही मुझे लगा कि या तो ये भसड़ बाद में मचाएंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस मैच को ट्रीट करने वाली है, और वो डिफरेंट तरीके से उन्होंने इस मैच को ट्रीट किया। रिंग में आते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही, और भाई वो क्या मूवमेंट था कि दोनों लोग स्टील चेयर पे बैठे हुए हैं और बस वो एक दूसरे को देख रहे हैं इससे पहले कि वो एक दूसरे को फोड़ें। तो ये होती है स्टोरी टेलिंग की, एक तो हो गई आपकी स्टोरी लाइन क्या है, लेकिन अब क्योंकि ये मैच है तो ऐसा थोड़ी भाई आगे बस पागलों की तरह तुम लड़ते रहोगे, तुम्हारी कुछ स्टोरी भी तो चल रही थी ना। तो वो जो इंटेंसिटी है उस, ये एक छोटा सा ही मूवमेंट था, लेकिन कैसे इसने इस मैच में अब जो होने वाला है उस मोमेंट को और भी ज्यादा स्पेशल बना रहे हैं कि देखो दोनों बंदे चेयर डाल के बैठे हैं और अब ये लड़ने को तैयार है। तो क्या होता है, शुरू में ब्रॉन ब्रेकर ने सुप्लेक्सेस लगाए, कैंडो स्टिक से वो अटैक करते हैं और उन्होंने डोमिनेट किया। एक सेथ रॉलिंस ने क्या एफर्टलेस तरीके से पावर बॉम्ब लगाया था भाई, ब्रॉन ब्रेकर एकदम से उनके कंधों पे आ जाते हैं और फिर सेथ रॉलिंस ने वो पावर बॉम्ब हिट कर दिया। सेथ रॉलिंस भी इसके बाद कैंडो स्टिक से अटैक करते हैं, उसके बाद केज में इधर उधर देके भी सेथ रॉलिंस ने बहुत ज्यादा मारा और एक खतरनाक सा मूवमेंट भी आता है। सबसे पहले तो वो ब्रॉन ब्रेकर ने अपना फ्रैंकेनस्टाइनर लगाया वो चेयर के ऊपर, फिर उन्होंने फ्लाइंग क्लोजलाइन भी लगाई वो अंडरटेकर के स्टाइल में, और एक मूवमेंट पे वो क्या करते हैं, सेथ रॉलिंस की गर्दन को चेयर के बीच में फंसा देते हैं और वहां से वो स्विंग करने के लिए जाते हैं। अगर वो लगता भाई सेथ रॉलिंस का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां से हट जाते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने सुपर किक्स लगाई, वो स्टॉम्प के लिए जाते हैं और पता नहीं अचानक से वो जो इतने शॉर्ट पीरियड में एक पावर जनरेट कर लेता है भाई ब्रॉन ब्रेकर, पता नहीं वो कहां से करता है। उन्होंने एक बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर स्पीयर लगा दिया, स्पीयर भी आउट ऑफ नोवेयर हो सकता है, वो आपको ब्रॉन ब्रेकर को देख के पता चलेगा, तो वो बड़ा ही मस्त लगा। इसके बाद एक टॉप केज के ऊपर से भी मूव आता है, सुपरप्लेक्स जो हिट किया था, और भाई उसके बाद जैसे ही वो हिट हुआ, मतलब ब्रॉन ब्रेकर जैसे ही गिरे, और वो भी टेबल के ऊपर लगाया था उन्होंने। भले ही डब्ल्यूडब्ल्यू में इस मूव को हम बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन जब भी ये लगता है भाई ये स्पेशल फील होता है। और जब ब्रॉन ब्रेकर उसके बाद ऐसे बैठे, भाई उनकी आंखों के साइड से, उनकी लेफ्ट वाली आई से एकदम से खून ऐसे टपकना शुरू हुआ कि आपको वो विजुअल्स में साफ दिखेगा भाई कि अभी अभी बिल्कुल जैसे ही ताजा कट लगता है ना बॉडी में, वैसा ब्रॉन ब्रेकर के वो लगा। और उसके बाद वहां से भाई ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल एक प्योर बैड एस की तरह दिखने लग गए थे, क्योंकि जब थोड़ा बहुत आपके फेस पे ब्लड लग जाता है तो बहुत कूल लगता है। ये मैं रेसलिंग सेंस में बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ की यहाँ पे बात नहीं हो रही। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर अपने अंदर से पता नहीं कौन सी शक्तियां निकालते, उन्होंने अपना वो जो सिंगलेट है उसको नीचे किया और उसके बाद उन्होंने रीबाउंड में सेथ रॉलिंस को स्पीयर हिट किया, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां पे किक आउट कर देते हैं। आप सेथ रॉलिंस के कमबैक करने की बारी थी, तो क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर बाहर जा रहे होते हैं, सेथ रॉलिंस ने जाने से रोका और ये सीक्वेंस के बाद ब्रॉन ब्रेकर ये किक आउट कर देंगे, भाई ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था।
कॉर्नर पे जो टेबल सेट थी उसमें ब्रॉन ब्रेकर जाके भिड़ जाते हैं। सेथ रॉलिंस ने उसके बाद पेडिग्री लगाई और पेडिग्री लगाने के बाद जब स्टॉम्प भी हिट हो गया भाई, और वो स्टॉम्प हिट के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर ने किकआउट कैसे कर दिया वो तो मेरी बिल्कुल ही समझ से बाहर था। ऐसा लगा कि अभी कुछ तो और बाकी है अंदर ब्रॉन ब्रेकर के, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस जब स्टॉम्प के लिए जाते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर ने रोका, उन्होंने रोका और उसके बाद अंदर से वो ऐसा नहीं होता जैसे, अब मैं इसको अगर बिल्कुल ही पोएटिक वे में दर्शाने की कोशिश करूं तो जैसे एक शेर है वो अपनी जिंदगी की लास्ट दहाड़ जब रोर करेगा तो वो कैसे करेगा, वो वैसे करेगा जैसे ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को रोक के करी। लेकिन उसके बाद वही है, शेर तो भाई अब अपना डहने को तैयार था। सेथ रॉलिंस ने अपना एवेलांच स्टॉम्प लगाया और इस मैच में उन्होंने पिन कर दिया है ब्रॉन ब्रेकर को और सेथ रॉलिंस ये मैच जीत चुके हैं। जिस तरीके से इस मैच को बुक किया गया ये देख के ऐसा लगा कि शायद ये एंड है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड का, क्योंकि ये लगा तो ऐसे जब किसी राइवलरी का क्लोजर होता है तो वो इस तरीके से होता है। तो अभी देखते हैं फिर ये क्या समर स्लैम के लिए दोबारा सेथ रॉलिंस या ब्रॉन ब्रेकर करेंगे। लेकिन भाई इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, हमने इंटरफेरेंसेस एक्सपेक्ट करी थी, वो नहीं हुई। लेकिन मैं सही बोलूंगा कि वो नहीं हुई तो भी वो ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने रिंग के बीच में स्टील केज के बीच में किया, शायद अगर इधर उधर से लोग आते तो इतना तगड़ा सिनेमा ये लोग हमको नहीं दिखा पाते। तो भाई मैं तो इसको बिल्कुल 5 में से 5 स्टार रेट करूंगा। एक भी चीज कमी इसमें निकाल पाना इम्पॉसिबल सही टास्क है। इसके बाद नेक्स्ट शो पर मैच आता है ट्रिक विलियम्स वर्सेस रिकी सेंट्स के बीच में। इतना धांसू मैच देखने के बाद लोगों की शायद एनर्जी थी नहीं अब इस मैच को ज्यादा देखने के लिए। लिलियार्टी को भगवा दिया इस मैच में रिकी सेंट्स ने, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि जैसे इसने मुझे कैंडो स्टिक से मारा है। फिर मैच में थोड़ी अपनी पकड़ बनाते हैं रिकी सेंट्स, लेकिन ट्रिक विलियम्स ने फिर कम बैक किया अपने फेस फर्स्ट और वो स्पिन किक्स जो लगाते हैं उनके साथ में। मैच में रिएक्शन तो ज्यादा कुछ आ नहीं रहा था। फिर ट्रिक शॉट के लिए भी वो जाते हैं, उन्होंने अपनी डीडीटी लगा दी, एल्बो ड्रॉप लगा दी, उस पर किक आउट हो जाता। लेकिन फिर ट्रिक शॉट के साथ फाइनली इस मैच में ट्रिक विलियम्स ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और मैच के बाद ट्रिक विलियम्स को मारने के लिए भी आते हैं रिकी सेंट्स, लेकिन फिर लिलियार्टी आ जाते हैं और उसके बाद उन्होंने रॉक का पीपल्स एल्बो लगाया है। तो इंटरेस्ट तो इसमें कुछ था नहीं, और वैसे भी हाँ पता ही चल गया था कि इसमें इंटरेस्ट हमको ज़्यादा नहीं रखना। फिर शो पर नेक्स्ट मैच आता है विमेंस यूएस चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच था जेड कारगिल वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। रिसेंट टाइम में जेड कारगिल ने अपने रेसलिंग मैचेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी और वो इस मैच में भी दिख जाएगा। जैसे उनका पावर बॉम्ब लगाना, एक ब्लैक होल स्लैम भी बड़ा मस्त लगता है, स्पेशली जेड कारगिल की जैसी फिजिक है उनके ऊपर वो चीज़ बहुत ज़्यादा सूट करती है। मून सॉल्ट के लिए वो जाती हैं लेकिन अपनी नीज को अप कर दिया, और फिर होती है इस मैच में भसड़बाजी, क्योंकि मिचिन और बी फैब दोनों आ जाती हैं। चेल्सी ग्रीन नीचे से निकल के आ गई भाई, और उन्होंने आके बिल्कुल ही दोनों को बजा दिया। इस वजह से डिस्ट्रैक्ट होती है जेड कारगिल और वो ऐसा सोचती है कि जैसे वो टाइटल से मारेंगी, लेकिन शार्लेट फेयर भी इस मैच में आ गई और उन्होंने टाइटल से मार दिया जेड कारगिल को, जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन ने अपना मून सॉल्ट लगा के इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई इस मैच में जेड कारगिल को, और इस वजह से वो टाइटल नहीं जीत पाई, और यहाँ पे उन्होंने जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया है। और अब हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। यहाँ पे मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर। और आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत सारी बातें आज करने के लिए। तो सबसे पहले सैमी ज़ेन की एंट्रेंस होती है, वही अपने होम टाउन बॉय की तरह उनको रिएक्शन यहाँ पे मिलता है। गुंथर पता नहीं कोर्ट में आना उन्होंने क्यों बंद कर दिया भाई, वो उनको और ज्यादा उनकी एंट्रेंस को रॉयल लगाता था। पता नहीं भाई ये सामने सामने चीज तुम्हें दिखती क्यों नहीं है, दिख ही रही होती है भाई। वो बंदा कोर्ट में जब आता है तो वो ज्यादा कूल लगता है। इसके बाद होती है कोडी रोड्स की एंट्रेंस, और आज जब अनाउंस करते हैं कि कौन चैंपियन है कौन चैलेंजर है, एक बार जाके आप दोबारा कोडी रोड्स की हरकत देखना भाई, उस बंदे ने किया क्या। इतना ज्यादा अजीब लग रहा था भाई कोडी रोड्स, मैं तो बोलूंगा क्रिंज भी नहीं मैं इसको बोलूंगा, ऐसा लग रहा था कि भाई ये करना क्या चाह रहा है। कि जैसे अभी मुझे तुम बोलो एकदम से भाई कि मैं बोलते बोलते एकदम से मेरे को ऐसे कोई बोले कि भाई अब आपको एकदम अग्रेशन के साथ, ये ऐसा वाला अग्रेशन नहीं, लिटरली कि जैसे मैं एक फाइटर हूं वैसा वाला अग्रेशन, वो स्विच इतना अजीब किया भाई कोडी रोड्स ने आज। तो मतलब भाई इस बड़े लेवल का सुपरस्टार है, तुमको ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। तो मैच स्टार्ट होता है और हमें ये भी पता चलता है कि सैमी ज़ेन का आज ये 10वां मौका है वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच जीतने का। इतने मौके उनको मिल चुके हैं लेकिन अब तक एक भी मौके को वो सक्सेसफुली कैप्चर कर नहीं पाए। तो होता क्या है, सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स की केमिस्ट्री हमको दिखाते हैं। गुंथर सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स दोनों को तोड़ रहे हैं। कोडी रोड्स ने आज एक डबल कोडी कटर भी लगाया, फिर वो आउटसाइड डाइव लगाते हैं। गुंथर पावर बॉम्ब लगा रहे हैं कोडी रोड्स को, सैमी ज़ेन ने उस पिन फॉल को ब्रेक किया, और अब यहाँ से मैच की जो पेस है वो थोड़ी सी तेज होनी शुरू हो जाती है। सैमी ज़ेन ने सबसे पहले तो गुंथर को स्टील स्टेप्स पे फोड़ दिया था उधर, उन्होंने कोडी रोड्स को अपना ब्लू थंडर बॉम्ब लगाया, और उसके बाद वो हेलुआ किक के लिए जा रहे होते हैं। तो गुंथर ने जो पैर हैं वो सैमी ज़ेन के पकड़े और उनका जो मेन सामान है, उनके जो अखरोट है उनको फोड़ दिया। इसके बाद कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स हिट किया, लेकिन सैमी ज़ेन ने रेफरी को ही खींच लिया, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच है तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो हो नहीं सकता। और उस समय कोडी रोड्स का रिएक्शन ऐसा था भाई
अभी बताऊंगा तुझे, रुक, अभी अभी तुझे ठीक करने वाला हूँ मैं अच्छे से। इसके बाद सैमी ज़ेन ने ब्रेन बस्टर हिट किया और भाई गुंथर ने आज जो स्प्लैश लगाया, भाई मैं इसको देख देख के, मैं इसको 10 बार देख चुका हूँ सही बताऊं इस रिव्यू को बनाने से पहले, और 10 बार देख के मेरी जो हंसी छूटी है भाई। ऐसे स्प्लैश अगर गुंथर आपको लगाना है तो प्लीज आपको ये लगाने अवॉइड कर देने चाहिए। इसके बाद गुंथर ने पावर बम लगाया सैमी ज़ेन को, कोडी रोड्स को भी उन्होंने पावर बम लगाया सैमी ज़ेन के ऊपर ही, और इसके बाद वो सैमी ज़ेन को फिर से पावर बम लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या रिवर्सल किया भाई उसमें सैमी ज़ेन ने, उन्होंने घुमा फिरा के उनको ही वो पटक दिया। फिर वो पिन भी करने जा रहे होते हैं लेकिन वो पिनफॉल हो नहीं पाता। सैमी ज़ेन ने इसके बाद हेलुआ किक मारी गुंथर को, तो कोडी रोड्स के पास आया मौका अपना बदला लेने का। इस बार कोडी रोड्स ने उस रेफरी को खींच लिया, तो वो रेफरी को जैसे ही खींचा तो कोडी रोड्स का ये रिएक्शन था कि देख भाई तू अगर खींच सकता है तो मैं भी खींच सकता हूं। उसके बाद कोडी रोड्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव किया, ये वैसे ओल्ड स्कूल WWE टाइप का है, आजकल ऐसे मूव ज्यादा होते नहीं है। अनाउंसर डेस्क को उन्होंने क्लियर किया और बैकड्रॉप उन्होंने लगाया जिसकी वजह से वो टेबल टूट जाता है। फिर गुंथर आते हैं, उन्होंने एक पावर बम लगाया कोडी रोड्स को, टेबल नहीं टूटा, दूसरा पावर बम लगाया, उसके बाद वो जो टेबल है वो टूट जाता है और ऐसा लगा कि शायद अब गुंथर इस मैच को लेके जा सकते हैं। उन्होंने स्लीपर होल्ड में डाला और कोडी रोड्स का हाथ ऐसे पकड़ा होता है, गिर गया तो वो होता है ना कि भाई मैच खत्म हो जाए, लेकिन सैमी ज़ेन ने वो हाथ नहीं गिरने दिया। और इसके बाद क्या हुआ, सैमी ज़ेन ने हेलुआ किक एक बार फिर से हिट करी गुंथर को, और इस बार कोडी रोड्स तो गिरा हुआ था, भाई गुंथर ने यहाँ पे किकआउट कर दिया। ये ऐसा लगा था कि शायद फाइनल मौका था सैमी ज़ेन का यहाँ पे चैंपियनशिप को कैप्चर करने का, क्योंकि इसके बाद आते हैं भाई कोडी रोड्स, वो टॉप रोप पे चढ़ते हैं, उन्होंने कटर लगाया सबसे पहले गुंथर को, इसके बाद वो क्रॉस रोड्स के लिए जाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन ने ही क्रॉस रोड्स लगा दिया कोडी रोड्स को, और फिर सैमी ज़ेन को लगा भाई एक बार फिर से मेरे पास मौका है, वो हेलुआ किक के लिए जाते हैं। गुंथर ने, ये सीक्वेंस बहुत अच्छे WWE ने इस मैच में बनाए थे, वो हेलुआ किक के लिए जाते हैं, गुंथर ने पकड़ लिया स्लीपर होल्ड में, और फिर कोडी रोड जो सैमी ज़ेन है उन्होंने ही स्लीपर होल्ड में डाला गुंथर को, और कोडी को लगा भाई ये तो बढ़िया है, उन्होंने पीछे से पकड़ा और डबल क्रॉस रोड्स, यानी सेम टाइम पे उन्होंने गुंथर और सैमी ज़ेन दोनों को ही क्रॉस रोड्स लगा दिया। मैं समझ गया ठीक है भाई अब ये दोबारा से सैमी ज़ेन को क्रॉस रोड्स लगाएगा और ये मैच जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो क्रॉस रोड्स लगाने के लिए जाते हैं, रिवर्सल कर दिया सैमी ज़ेन ने, और उन्होंने इस मैच में, सैमी ज़ेन ने इस मैच में कोडी रोड्स को पिन कर दिया है, और भाई कोडी रोड्स की टाइटल जा चुकी है उनके पास से, और सैमी ज़ेन बन चुके हैं WWE में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। भाई ये नज़ारा मेरी आंखों के सामने जब आया मुझे लगा कि शायद कुछ चेंज होने वाला है, नहीं शायद अभी ये नहीं हुआ, अभी कुछ होगा इसमें अलग होगा, लेकिन नहीं भाई अब इतने घंटे बीत चुके हैं उस बात को, सैमी ज़ेन चैंपियन बन चुके हैं WWE में, जो किसी को नहीं लगा था कि शायद कभी सैमी ज़ेन के पास एक वर्ल्ड टाइटल आ सकता है। उस अनथिंकेबल चीज को सैमी ज़ेन ने करके दिखा दिया है नाइट ऑफ चैंपियंस में, अपने लोगों के सामने, सऊदी के लोगों के सामने, और उसके बाद उस टाइटल के साथ वो पोज करते हैं। और इस टाइटल चेंज से WWE ने शायद अपनी आने वाली जो स्टोरी लाइन है उसको भी बहुत ही मेजर वे में चेंज कर दिया, क्योंकि सैमी ज़ेन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना ये और भी चीजों पे इस तरीके से असर डालता है कि बाकी स्टोरी लाइन्स का अब क्या होने वाला है। तो आज की नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R15 वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक पैरा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।